दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे कि चक्रवात होता क्या है, चक्रवात का डेवलपमेंट कैसे होता है और चक्रवात का नामकरण किन बेसिस पे किया जाता है। चलिए, और इन सभी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेस क्लियर करेंगे। बेस मतलब कि चक्रवात कहाँ पर आता है, किन क्षेत्रों में आता है। अच्छा, उन क्षेत्रों को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा भारत का यथार्थ हमें मैप का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। हम उन वर्ल्ड मैप को थोड़ा समझते हैं। आइए, जैसे ये मान लीजिए मेरा अर्थ है। अब इन अर्थ पर कई सारी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। जैसे पहले तो ये लेते हैं, ये विषुवत रेखा है जिसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर लाइन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में विषुवत रेखा। एक और रेखा का एक और होती है काल्पनिक रेखाएं जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं कर्क रेखा। एक और काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पर कैप्रिकॉन है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा इसे कहते हैं कर्क रेखा। अब ये रेखाओं के बारे में हम क्यों बताएं? क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी वाले अर्थ पर इन्हीं रेखाओं पर पड़ती हैं सीधा। इसके बाद उनका प्रकाश धीरे धीरे कम होना है। सूर्य की जो प्रकाश होती हैं वो इस रेखा के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है और यहाँ पर एकदम बहुत माइनस में जाता है। ठीक है, और ठीक यहाँ पर। अच्छा, अब ये रेखाओं को भी कई जोनों, रेखाओं की वजह से इन्हें कई जोन में बांट दिया गया। जैसे एक जोन ये है, ठीक, पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन। सेम इसका अपोजिट, पहला जोन, दूसरा जोन और एक तीसरा जोन। इन जोनों को नाम दिया गया। इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। FRIGID, फ्रिजिड जोन। हिंदी बोलते हैं इसे शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध। ठीक है, इसे बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इसके बाद सूर्य की किरणें सीधा नहीं पड़ती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ये सब क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढके होते हैं, ठंडे इलाके होते हैं। ठीक है, और ये इसे पढ़ते हैं, ये होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, ये होता है टेम्परेट जोन। ये भी क्या होता है? सेम टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। और इसे बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, ये भी हो क्या है? टॉरिड जोन। ठीक है, अब देखिए, टेम्परेट जोन को बोलते हैं हिंदी में, पहले इससे पढ़ते हैं। टॉरिड जोन क्या होता है? इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। सेम इसका भी हिंदी क्या होता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। और ये जोन और ये जोन का ये जो बीच वाला जोन है ये मिक्सचर जोन होता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं शीतोष्ण जोन। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। सेम ऐसे ही ये और ये दोनों का जोन, ये दोनों जोनों का ये मिक्सचर होता है, जैसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण जोन। शीतोष्ण कटिबंध। हम पढ़ते हैं ये आपको जोन क्यों पढ़ाया गया है। जो हमारा सूर्य सन है वो, उसकी जो किरणें होती है डायरेक्ट कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले लाइन पे पड़ती है और कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले पे और कभी इक्वेटर लाइन पर। इन्हीं रेखाओं पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और इसके बाद के जो क्षेत्र हैं, जो रीजन है वहां पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं और बल्कि इधर इसके ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर, सूर्य की किरण सीधे ना पड़ने की वजह से टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक ऐसे ही इस जोन के बाद, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद अगर नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो लगता है। इतना कम होता है कि इस सब क्षेत्रों बर्फ से ढके होते हैं, बर्फ जमे होते हैं हमेशा। ठीक है, देखिए, अब हम ये आपको जो हम जो रेखाएं पढ़ाए हैं टॉपिक कैंसर का, ये बता रही हैं कि इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें होती हैं
सीधे पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और जो हमारा चक्रवात होता है, जो चक्रवात होता है वो हमेशा गर्म क्षेत्रों में ही डेवलप होता है। चक्रवात हमेशा गर्म क्षेत्रों में ही डेवलप होता है। और इधर के क्षेत्र में टेम्परेचर का कमी होने की वजह से, इधर के क्षेत्रों में टेम्परेचर की कमी होने की वजह से इधर चक्रवात बहुत ही कम आते हैं। यहाँ पर ये जो होता है फ्रिजिड जोन में चक्रवात नहीं आता है, क्योंकि जो चक्रवात होता है वो हमेशा जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, जहाँ पर ताप अधिक होता है, वहीं पर चक्रवात डेवलप होता है। इन क्षेत्रों में नहीं आता। और यहाँ टेम्परेट जोन जिसे बोलते हैं शीतोष्ण जोन, शीतोष्ण कटिबंध यहाँ से। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको डिफरेंस कुछ नहीं, बस इसे बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। इसे बोलते हैं साउथ टॉरिड जोन, इसको बोलते हैं साउथ टॉरिड जोन, इसे बोलते हैं नॉर्थ टॉरिड जोन, नॉर्थ टॉरिड जोन। ठीक है, और ये थोड़ा अंतर। अच्छा, इन रेखाओं का अगर एंगल की बात करें तो ये 0 डिग्री होता है और ये होता है 22.5 डिग्री। ठीक है, 22.5 डिग्री, ये भी होता है 22.5 डिग्री। ठीक है, अब हमें आपका पहला डाउट क्लियर ये होता है कि चक्रवात हमेशा इन्हीं जोनों के बीच में आए, इन क्षेत्रों के बीच में आए, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें सीधे पड़ती हैं। ठीक है, तो चक्रवात आने की संभावना इन्हीं क्षेत्रों में होगी। चलिए ठीक, अब चक्रवात का पढ़ते हैं कि चक्रवात डेवलप कैसे होता है। चलिए, हम तो ये समझ सके हैं कि चक्रवात हमेशा टॉरिड जोन में आता है, अर्थात शीतोष्ण जोन में आता है, सॉरी उष्ण कटिबंध जोन में आता है। अब पढ़ते हैं हम लोग कि चक्रवात डेवलप कैसे होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे ये जो अर्थ होता है, ये होता है इक्वेटर लाइन, इसके ऊपर के भाग को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर। और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? साउथ हेमिस्फेयर। हिंदी बोले इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक सर्किल, एक एरिया डेवलप मतलब एज्यूम करते हैं। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक एरिया डेवलप एज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये एक एरिया है। ठीक है, यहाँ का क्षेत्र में, यहाँ इस जोन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और हम लोग पढ़े भी हैं कि जो टॉरिड जोन होता है, टॉरिड जोन जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, यहाँ पर सूर्य किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसकी वजह से तापमान अधिक होगा। तो हम उसी जोन में से एक छोटा क्षेत्र एज्यूम किए हैं और यहाँ पर एज्यूम ये किए हैं कि सूर्य की किरणें, मतलब सूर्य किरणों के सीधे पड़ रही है और यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है। तापमान ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इस क्षेत्र के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके उनका एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना वेट, मतलब गैसों की प्रकृति होती है, नेचर होता है कि अगर उन्हें हीट दिया जाए तो वो अपना वेट लूज करेंगे, मतलब उनका वेट कम हो जाता है। और कम होने के बाद कोई भी गैस वो ऊपर उठने का प्रयास करता है। कोई भी हल्की वस्तु अगर हल्की हो जाए तो वो ऊपर उठने का प्रयास करता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना वेट को कम करें, तो उनका वेट कम हो जाता है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, तो ये यहाँ के जो एयर होंगे ऊपर उठ जाएंगे। मतलब यहाँ के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठने के बाद क्या होगा कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि जो आसपास की जो एयर है, जो इधर की एयर है, इधर का, इसकी तुलना में यहाँ के प्रेशर, यहाँ की हवाओं की जो प्रेशर होगा, यहाँ की जो हवा प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, यहाँ के आस पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे वो गर्म होकर ऊपर उठ गए हैं। और ऊपर उठने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर डेवलप किसी इन्हीं एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर डेवलप हुआ था, और ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, ऊपर उठ गए। और ऊपर उठने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ के पूरे मॉलिक्यूल्स गायब हो गए, जिससे प्रेशर यहाँ पर कम हो गया। और कम होने की वजह से इधर की जो आसपास की जो हवाएं थी वो उनके प्रेशर तो हाई थे इनकी तुलना में, तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों, तो इधर की हवाएं इधर आने लगेंगी, इधर आने लगेंगी। अब यहाँ पे आने के बाद एक साइंटिस्ट है जिसका मतलब फेरल, FERREL, फेरल। इन्होंने बताया था कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाएं ना, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा दाईं ओर बेंड कर जाती हैं ना। फेरल के अनुसार नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाएं हमेशा दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो उन्हीं के नियम के अनुसार अगर ये हवाएं ऐसे आ रही हैं तो ये हवा ऐसे, इसका दाग इधर होगा, ये हवाएं ऐसे मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये हवाएं ऐसे इधर से आ रही हैं तो ये हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ जाएंगी। ये हवाएं ऐसे आ रही हैं तो ये हवाएं अपनी दाएं ओर मुड़ जाएंगी। ये हवाएं ऐसे आ रही, इसका दाग इस साइड जाएगा, ये हवाएं ऐसे मुड़ जाएंगी।
अब इन्हीं हवाओं की दिशाओं को मिलाइए, मिलाने के बाद ये हवा ऐसे 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 चल रही है, एक सेकेंड, ये हवाएं यहाँ से चली, ऐसे डायरेक्शन लगा रही है, ये ऐसे 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 चल रही है, ऐसे चलती रहेगी हवा, ये हवाएं चलती रहेंगी। मतलब जो चक्रवात होता है, चक्रवात के बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। चक्रवात के सेंटर में प्रेशर बहुत कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है, हाई होने की वजह से टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चक्रवात के सेंटर में प्रेशर कितना होता है, बहुत कम होता है, और साइड साइड में क्या होता है, हवाएं घूमने लगती हैं। और ये इसकी दिशा कौन बताता है, फेरोल लॉ। जो फेरोल साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के नियम के अनुसार हम हवाएं दिशा करती हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो चक्रवात की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज आती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एक चीज आती रहेगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाएं हमेशा दाईं ओर बेंड कर जाती हैं, और अगर ये साउथ हेमिस्फीयर हो तो साउथ हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाएं हमेशा अपने बाईं ओर बेंड कर जाएंगी, हमेशा अपने बाईं ओर बेंड कर जाएंगी। अब हम ये पढ़ते हैं, देखिए चक्रवात हो गया। अब इधर के अब ये चक्रवात का जो शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। चक्रवात का शेप ऐसा होता है, मान लीजिए ये आपका सॉरी है, ऐसे 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 बढ़ते आता है, इसे ऊपर देखा जाए, इनका जो शेप होता है वो ऐसे भी टाइप होता क्या है कि हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं, गर्म होकर हल्का होती हैं, जिधर वो एक्सपेंड करती रहती हैं, एक्सपेंड, और ये हवाएं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती हैं, ठीक है। तो जो चक्रवात का शेप होता है वो भी टाइप में होता है, और ये भी टाइप होता है क्योंकि स्टार्टिंग में इनका रेडियस, इनका जो सर्कल डायमीटर वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करते आता है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करके, हीट की वजह से वो एक्सपैंड करते आते हैं, ऊपर उड़ते हैं, वैसे हल्की हो जाती है, एक्सपैंड करते रहती हैं, ठीक है। तो चक्रवात से भी होता है। तो इस फिर करते हैं, होता क्या है कि अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ का टेम्परेचर अचानक हाई हो गया, हाई होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब कर अपना वेट कम हो, उनका वेट कम हो जाता है, और कम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि इसके आसपास के क्षेत्र की जो हवाएं होती हैं उनका प्रेशर इनकी तुलना में कम होता है, और कम होने की वजह से क्या होता है, ये सब हवाएं सब इधर आने लगती हैं। और जब हवाएं आती हैं तो फेरोल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाएं हमेशा अपने दाएं ओर बेंड कर जाती हैं, दाएं ओर बेंड कर जाती हैं। तो सभी हवाएं ऐसे आएंगी, दाएं मुड़ जाएगी, हवा ऐसे आएगी, दाएं मुड़ जाएगी, हवा ऐसे आएंगी, फिर दाएं मुड़ जाएगी। अब इन्हीं डायरेक्शन को मिलाते हुए देखा गया कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो चक्रवात घूमती है, चक्रवात जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और चक्रवात ऐसे गर्म होकर ऊपर उठती रहती हैं, ठीक है। तो ये चक्रवात हो गया। अब चक्रवात हुआ, चक्रवात जब डेवलप होता है तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है, अब हम ये समझते हैं। चक्रवात का नामकरण किस बेसिस पे किया जाता है। चक्रवात का नामकरण करने से पहले कुछ कंडीशन रखा जाता है। अब वो कंडीशन क्या है कि जो चक्रवात होता है उसका नाम 8 लेटर से लिखना चाहिए। जो साइक्लोन होता है इसका नाम 8 लेटर से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि चक्रवात का जो नाम होता है वो 8 लेटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो चक्रवात साइक्लोन होता है उसका नाम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति या किसी देश की राजनीतिक और सामाजिक रूप से हर्ट करे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि साइक्लोन का नाम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसे हर्ट करे। थर्ड कंडीशन क्या होता है, थर्ड कंडीशन आपका होता है कि साइक्लोन का नाम कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन को ध्यान रखते हुए साइक्लोन का नामकरण किया जाता है। अब साइक्लोन जिन क्षेत्रों में डेवलप होता है और उन क्षेत्रों से जो भी देश प्रभावित होते हैं उन्हीं देशों को अधिकार दिया जाता है। जैसे हम अपने देश के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, ये भारत का प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत है। देखिए जैसे ये मेरा भारत का मैप है, इसके राइट साइड ये बे ऑफ बंगाल है और इधर अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। अब ये बे ऑफ बंगाल खाड़ी और अरब सागर से बहुत सारे देश की सीमाएं लगती हैं। अब अगर बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से उठने वाले जो चक्रवात होंगे वो जिन देशों को प्रभावित करेंगे उन देशों को अधिकार दिया गया। अगर इनके और ये अरब सागर और बंगाल से जो चक्रवात उठते हैं उनसे लगभग 13 देश प्रभावित होते हैं। उन 13 देशों का एक सीरीज होता है, हम उन 13 देशों का नाम पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। देखिए उनका नाम क्या है, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में जो उठने वाले चक्रवात होते हैं वो लगभग 13 देशों को प्रभावित करते हैं, और उन 13 देशों का एक सूची है, उन सूची को पढ़ते हैं।
पहला है बांग्लादेश, बांग्लादेश। सेकेंड है मेरा इंडिया। फिर फोर्थ है ईरान। फिर फाइव है मेरा म्यांमार। फिर पांचवा मेरा है मालदीव। फिर मेरा है ओमान। फिर क्या है पाकिस्तान। फिर क्या है कतर। फिर क्या है, फिर है सऊदी अरब। फिर क्या है श्रीलंका। फिर क्या है थाईलैंड। फिर क्या है यूएई। फिर है यमन। ठीक है, ये देशों की संख्या 13 है। मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो चक्रवात उड़ते हैं वो चक्रवात इन 13 देशों को प्रभावित करता है। अब इन्हीं 13 देशों को अधिकार दिया गया है उन चक्रवात का नाम रखने पर। और कंडीशन पढ़ ली है कि किन 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 बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं कि ये चक्रवात 13 देश हैं। अब इन चक्रवात 13 देशों को प्रभावित करता है। अब देखिए ऐसे 13 कॉलम लेते हैं हम, 13 देश से 13 कॉलम लेंगे। ठीक है, एक इसे माना होता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। आप सोचेंगे कि इन देशों का जो सीरीज है, जो क्रम संख्या है वो कैसे, इंडिया पहले क्यों नहीं हुआ, ईरान पहले क्यों नहीं हुआ। तो ये इनके म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर रखा गया है। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस का मतलब ये है कि जो इन सब देश हैं ये एक साइकिल के रूप में रिपीट करते रहते हैं। सबका एक नंबर आएगा, हर बार नंबर आएगा। तो इसलिए इन्हें इनका नंबर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट किए जाएंगे, बार बार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी देश में, इन 13 देशों में किसी भी देश में चक्रवात आता है तो सबसे पहले जो चक्रवात का नाम जो असाइन करेगा वो कौन होगा, बांग्लादेश। अब अगर मान लीजिए कि चक्रवात मालदीव में आया है तो उसका जो नाम असाइन कौन करेगा, इंडिया। फिर मान लीजिए कहीं चक्रवात इस पे आया है कतर में, तो उसका जो नाम असाइन कौन करेगा, ईरान। ऐसे फिर कहीं आया उसका नाम म्यांमार, फिर मालदीव करेगा, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर कतर, फिर सऊदी अरब, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड, फिर यूएई, फिर यमन। यमन जब नाम रखेगा चक्रवात का तो उसके बाद फिर अगर चक्रवात कहीं आता है तो उसका नाम वापस बांग्लादेश करेगा, उसका नाम वापस रखेगा बांग्लादेश। फिर आया, ऐसे रखते जाएगा। तो एक अभी फिलहाल में ही श्रीलंका में एक चक्रवात आया था, ठीक है, जिसका नाम था दित्वा। उसका नामकरण किया था यमन ने, दित्वा आया था श्रीलंका में, लेकिन नामकरण कौन किया, यमन। इससे दित्वा से पहले एक चक्रवात आया था जिसका नाम था सैनयार। इसका नामकरण कौन किया था, यूएई। अगर मान लीजिए कि दित्वा के बाद कोई एक चक्रवात आने वाला है जो जिसका नामकरण बांग्लादेश करेगा, इसके बाद वापस बांग्लादेश, वो चक्रवात का नाम इसने पहले से साइन कर लिया है, उसका नाम रखाएगा अर्णव। ठीक है, मतलब ये चक्रवात आया नहीं है बट पहले से ही बांग्लादेश असाइन कर लिया है। अगर अर्णव के बाद कोई और चक्रवात किसी भी देश में आ जाए तो उसका नाम कौन करेगा, इंडिया। ठीक है, अगर उसके बाद फिर ये अच्छा, ऐसे 13 कॉलम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे चलता, ये सर्किल चलता रहेगा ऐसे, फिर यमन के बाद फिर आपका बांग्लादेश, फिर इंडिया का म्यांमार, फिर ईरान, इससे चलता रहेगा आगे। अब यमन के बाद फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे क्या, बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर ईरान, ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूअस। तो इन्हीं ऐसे ही ये सीरीज जो है चलता है, रिपीट करते रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।